आप सभी लोगों का स्वागत है। नॉलेज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। नॉलेज इंडिया के चैनल पे आपका स्वागत है। नॉलेज इंडिया आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चन लाके प्रोवाइड कराती है। नॉलेज इंडिया एक भारत की सबसे अच्छी चैनल है। नॉलेज इंडिया पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने नॉलेज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये चीन है। आपको बता दें कि चीन ऐसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव हो गया है। वर्ष 2022 तक चीन एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने का सपना देख रहा है। मित्रों, चंद्रमा पे चीन 6 सदस्यों का एक दल भी भेजना चाहता है। आपको बता दें कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पे अभी तक सफलतापूर्वक मानव को भेजा है। तो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने के तहत कार्यक्रम नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो गरुड़ नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स के तहत लॉन्च किया गया है। गरुड़ पोर्टल जो है कोविड-19 के महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। नागरिक विमानन महानिर्देशालय, जिसको हम लोग शॉर्ट में DGCA या फिर नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की तहकीकात करता है। यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के लिए विनिमय और सिविल विमान विनिमय, विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्यताओं मानकों के प्रवर्तक के लिए भी जिम्मेदार है। तो अब हम नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय का एक पोर्टल लॉन्च किया गया था उसके बारे में भी हम जाने। अभी हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। तो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसमें जो प्रकाशित हुआ है लास्ट एट होम, ये इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। दोस्तों, जिस विस्थापन में 12 मिलियन बच्चे हैं सिर्फ, और लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन बहुत संघर्ष और हिंसा के कारण हुआ है, जबकि 2 मिलियन विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं को देख के हुआ है। जिसमें भारत में प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का
स्थान है। तो आपने जाना दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा विस्थापन 2019 में हुआ है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्स इंडिया बिलियंस लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो आपको पता ही होगा कि वो मुकेश अंबानी जी हैं। तो इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी हैं, जिनके पास 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ उनका पहला स्थान बरकरार रहा और मौजूदा समय में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि मुकेश अंबानी जी के पास कुल संपत्ति बीते वर्ष 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वे पहले स्थान पर मौजूद है। वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधा किशन दमानी 13.8 बिलियन की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपयों की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? तो ये 500 रुपये की किस्त थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में इस योजना के तहत दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत पहली किस्त जारी की गई थी, जिसमें 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला था। इस राशि को उन खातों में जमा किया गया है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पंजीकृत थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेश कार्यक्रम है जिसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था। चलिए, तो हम अपने अगले क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधक हेतु एक अल्ट्रावायलेट यूवी जिसको बोलते हैं कीटाणु शोधक टावर विकसित किया है? तो वो डीआरडीओ ने किया है। आपको बता दें कि डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका पूरा नाम है, ने एक परावैज्ञानिक यूवी डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया है। यह टावर कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत जल्द संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। ये मंत्रालय ने बताया है कि इस उपकरण का नाम यूवी ब्लास्ट रखा गया है। आपको बता दें कि हो सकता है ये परीक्षा के नज़र से बहुत जरूरी है, तो आपको बता दें कि इस उपकरण का जो नाम रखा गया है यूवी ब्लास्ट रखा गया है। इसका विकास डीआरडीओ और दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किया है। मतलब कि डीआरडीओ के साथ साथ लेजर साइंस और टेक्नोलॉजी भी इसका पार्टनर है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को संक्रमण करने से में प्रभावी है और यह हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल, मेट्रो, होटल, फैक्ट्री व दफ्तर आदि को भी संक्रमण मुक्त करने में मददगार साबित होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्रिकेट की दुनिया से है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्रिकेट बहुत अच्छा से आता होगा और बहुत पसंद होगा आपको क्रिकेट। तो क्रिकेट की दुनिया से हमारा क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? तो ये है रॉस टेलर जी हैं, जो कि रॉस टेलर तीनों प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली मेडल प्राप्त किए हैं। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को भी पीछे छोड़कर टेस्ट के क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए अब तक कुल 232 वनडे, 100 टी20 और 101 टेस्ट खेल चुके हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में किस राज्य के चाक हाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई का टैग दिया गया? तो मणिपुर को दिया गया। चाक हाओ को जीआई टैग प्रदान करने के लिए चाक हाओ उत्पादक संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था।
चा खाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इस दावतों में चा खाओ की खीर बनाई जाती है। मतलब कि चा खाओ की खीर बहुत अच्छी होती है। चा खाओ का पारंपरिक चिकित्सालय प्रणाली में भी उपयोग किया जाता है। तो अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो बता दें मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो विश्व अस्थमा दिवस जो है मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों का अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। अस्थमा के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत ही जल्द सांस फूल जाता है, खांसी आती है। वैसे यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन हाल ही के वर्षों में यह बात सामने आई है कि बच्चों में बीमारी लगातार बढ़ रही है, जो कि एक चिंताजनक बात है मित्रों। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो IIT बॉम्बे के वो प्रोफेसर थे। हम आपको बता दें कि IIT बॉम्बे के जो प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा जी हैं, वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया है। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। इन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वाल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अहम योगदान के लिए दिया गया है। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप हमें इस आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियां समय पे मिलता रहे। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है, लेकिन अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट किए हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें आपकी मदद मिलती रहे। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों में प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार है, जिसने अभी हाल ही में प्रवासी राहत मित्र नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो कि सिर्फ ये प्रवासियों के लिए जरूरी ही नहीं है। इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। साथ ही इस एप्लीकेशन की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य की निगरानी भी की जा सके। सरकार के विभिन्न विभागों से इसका तालमेल भी अच्छे से हो सके। प्रवासी नागरिकों को रोजगार और आजीवन के लिए नियोजन और कार्यक्रमों को बनाने में भी सहायता मिल सके। आपको एक बात और जाननी चाहिए कि यह एप्लीकेशन ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी काम करता है।
हमारा अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 11 मई को मनाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो आने वाले परीक्षा में शायद आपको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो हम आपको बता दें कि भारत की विज्ञान में दक्षता और प्रौद्योगिकी में विकास को यह दिन दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों और उपलब्धियों को भी याद करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिन प्रत्येक साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के द्वारा उनके विभाग के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस को तकनीकी रक्षात्मक, वैज्ञानिक जांच, उद्योग, विज्ञान के एकीकरण के बारे में भी बताया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 0% कर दिया है। भारत की जीडीपी जो है इस साल बहुत कम रहने वाली है। कोरोना वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पे जो संकट मंडरा रहा है, इस पे मूडीज ने एक अनुमान लगाया है कि 2020 और 21 में भारत की जो जीडीपी है वो 0 रह सकती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि देश की जीडीपी की स्थिति इस वर्ष 0 रहेगी। एजेंसी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर 6.6% पर पहुंचने का अनुमान भी व्यक्त किया है। मूडीज ने पिछले महीने के अंत में कैलेंडर वर्ष 2020 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 0.2% कर दिया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो हाल ही में किस राज्य ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है? तो राज्य झारखंड है। हम आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने पान मसाला पर 8 मई 2020 को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। झारखंड सरकार ने पान मसालों के विभिन्न ब्रांडों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद यह फैसला लिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव और राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर नितिन कुलकर्णी की तरफ से आदेश जारी किया गया कि पिछले साल 19-20 में राज्य में इन पान मसालों के 41 सैंपल जांच किए गए थे। जांच में अधिकांश पान मसालों में खतरनाक मैग्नीशियम कार्बोनेट रसायन पाया गया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। हम आपको बता दें कि पान मसालों पे बैन लगाने वाला झारखंड अकेला राज्य नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र और बिहार में भी पान मसालों पे बैन लगा दिया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको हम लोग AIIB के नाम से भी जानते हैं, ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया? तो भारत के लिए किया था दोस्तों ये भारत के लिए किया था। दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को तगड़ा धक्का लगा है। AIIB ने कहा कि यह लोन भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर करने, भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा होने से रोकने और ट्रांसमिशन की सीमित करने के लिए किया गया है। यह परियोजना चिकित्सा उपकरणों को खरीदने, रोग का पता लगाने की क्षमताओं और अनुसंधान को बढ़ाने में भी समर्थन करेगी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन जो है वो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 9 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 9 मई को दुनिया भर में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का एकमात्र उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूक करना है, उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। विश्व प्रवासी दिवस की शुरुआत पहली बार साल 2006 में वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंट में की गई थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये है, हाल ही में किस संगठन ने
संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीजों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब बिलियन डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है। तो है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने आह्वान किया है कि यदि इस मदद में नाकामयाब रहे तो भूखमरी की वैश्विक महामारी फैलेगी, अकाल, दंगे व अधिक संघर्ष का दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायक प्रमुख मार्क लोकाक ने कहा कि 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की ओर से की गई 2 अरब डॉलर की शुरुआती अपील को इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि आय कम होने और नौकरियां जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। साथ ही खाद्य आपूर्ति तथा महंगाई और बच्चों को भोजन न मिलने एवं उनका टीकाकरण न होने के साथ पहले से ही मिलने लगे हैं। तो इसलिए जो है संयुक्त राष्ट्र ने सभी सरकारी संस्थाओं, कंपनियों और अरबपतियों से निवेदन किया है जिसको 2 अरब डॉलर से बढ़ा के 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो मदर्स डे से है, जो कि अभी हमने हाल ही में मनाया दोस्तों। तो मदर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मदर्स डे मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। आप लोगों ने इस बात को जरूर किया होगा। तो दुनिया भर में मदर्स डे अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं दोस्तों। भारत में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मना लिया जाता है। वहीं अगर हम यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, फिलीपींस ऐसे सब देशों की बात करें तो इन सब देशों में 12 मई को मनाया जाता है, जो कि 12 मई को मनाया जाता है। तो हम अरब देशों में भी बात कर लें तो अरब देशों में 21 मार्च को ही मना लिया जाता है। तो अगर हम अरब देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी देशों में मई के महीने में ही कभी ना कभी मना लिया जाता है। तो हमारे देश में दूसरे रविवार को, मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिए हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 से प्रभावित उद्योग एवं व्यवसायों को पुनः पटरी पर लाने के मकसद से विभिन्न कदमों की घोषणा करते हुए प्रदेश में सभी कारखानाओं में कार्य करने की पाली 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसर में वृद्धि एवं नए निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से श्रम सुधारकों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कारखानों, दुकानों, ठेकेदारों एवं बीड़ी निर्माताओं को खोलने के लिए पंजीयन और लाइसेंस का कार्य 30 दिन के स्थान पर 1 दिन में होगा। अब इससे बड़ी बात और क्या चाहिए, जिसको कि लाइसेंस लेने के लिए 30 दिन मेहनत करनी पड़ती थी, अब वो लाइसेंस मात्र 1 दिन में ही उपलब्ध हो जाएगा। तो ये 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया। बहुत दुख की बात है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इतिहासकार थे। आप सभी लोगों को पता होगा कि हरिशंकर वासुदेवन यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विज्ञान के प्रोफेसर थे। वह चीनी केंद्र के निर्देशक भी रहे थे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जहां उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर और पीएचडी भी पूरी की। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी
जानकारी मिलते रहे। रोज करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले एग्जाम में इसकी पूरी की पूरी 10 से 12 अंकों तक आने की उम्मीद रहती है। तो हमें लगता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों और अपने परिवारों के बीच में ज़रूर शेयर करेंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जाते जाते, कि आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। आपका एक सपोर्ट हमें मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है। तो अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, तो अब हम चलते हैं। जय हिंद।